हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा या न्यूज़ में देखा होगा या टीवी में देखा होगा। एक ऐसे जहाज़ की कहानी जो अपनी मंजिल के लिए निकला पर मंजिल तक पहुँच नहीं पाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की, जिसके सफ़र ने 1500 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। टाइटैनिक वैसे तो कभी ना डूबने वाला जहाज़ बताया जा रहा था, तो आखिर ये कैसे डूबा और क्या जहाज़ के कैप्टन को इसके बारे में पता था। आज मैं आप लोगों को टाइटैनिक के बनने से लेकर डूबने तक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साल 1912 में वाइट स्टार लाइन शिप बनाने वाली कंपनी के द्वारा उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया जाता है, जिसको बनाने में लगभग 3 साल का समय और 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आता है, जिसको करीब 3,000 मजदूर दिन रात एक करके बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम था रॉयल मैनशिप टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इसमें 4 चिमनी लगी हुई थी। उस टाइम का ये सबसे तेज चलने वाला जहाज़ था। और दोस्तों, उस टाइम इस जहाज़ में जो लग्जूरियस इस्तेमाल की गई थी वो आप सबका दिल दहला देने वाली थी। टाइटैनिक के अंदर फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टैंड ग्लास की विंडो और नेटवुड पैनलिंग, 2 बड़ी बड़ी ग्रैंड सीढ़ियाँ, एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी। और तो और इस जहाज़ को बनाने के लिए जिन सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, उस हिसाब से टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। वाइट स्टार लाइन के ओनर ने टाइटैनिक के बारे में लोगों के बीच आकर खुद कहा था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक अपनी यात्रा से पहले ही वैसे तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस टाइम दुनिया में टाइटैनिक की टक्कर का और कोई जहाज़ नहीं था। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास थे, जिसमें ए क्लास का किराया 2,70,000, बी क्लास का किराया 1,00,000 रुपये और सी क्लास का किराया 2,000 रुपये था। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे। टाइटैनिक के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक बहुत ही काबिल कैप्टन थे। टाइटैनिक का ये सफ़र साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू होकर न्यूयॉर्क अमेरिका तक होने वाला था। और टाइटैनिक में करीब 2200 से ज़्यादा लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। टाइटैनिक में बहुत से अमीर लोग भी यात्रा कर रहे थे, जिनमें उस टाइम के सबसे अमीर इंसान जैकब अस्तर भी टाइटैनिक में मौजूद थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का सफ़र शुरू होता है। इस जहाज़ में करीब रोज़ाना 450 टन कोयला जलाया जाता था और इसमें से रोज़ 100 टन राख भी बाहर फेंक की जाती थी। टाइटैनिक में एक्टर, बिजनेसमैन और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका जाकर अपना भविष्य सुधारना चाहते थे। जब टाइटैनिक इंग्लैंड से निकला तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि काफ़ी तेज़ थी। और इस जहाज़ को इतना तेज़ इसलिए चलाया जा रहा था ताकि दुनिया को दिखा सकें कि टाइटैनिक सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ भी है। और अगर टाइटैनिक इसी स्पीड से चलता तो ये सिर्फ 7 दिन में अमेरिका पहुंच जाता। टाइटैनिक का सफ़र शुरू होते ही आइसबर्ग की वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं, जो कि आगे जाने वाले जहाज़ लगातार टाइटैनिक को दे रहे थे। अब आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक कई बार अपना रूट भी बदल लेता है, पर स्पीड कम नहीं करता। अब इसके 2 दिन बाद मतलब यानी कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 और आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और जहाज़ की स्पीड को कम नहीं करते। और टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशियन में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद सूरज ढल जाता है और टाइटैनिक अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है। इसी बीच कैप्टन स्मिथ को 7 और आइसबर्ग की वार्निंग्स दी जाती हैं। आसपास के जहाज़ों पर वो उस टाइम में इनको इग्नोर कर देते हैं और फिर 14 अप्रैल 1912 को
करीब दोपहर 2 बजे इन आइसबर्ग्स की वार्निंग को ध्यान में रखते हुए कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग की वार्निंग के बारे में व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजर जोसेफ ब्रूस को बताया। लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन के ऊपर दबाव बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि टाइटैनिक सिर्फ 7 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड बनाए। 14 अप्रैल की उस रात ने भी एक भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमान में चांद नहीं था और कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने जहाज के क्रो नेस्ट पर 2 क्रू मेंबर फेडरेक फ्लीट और रनर ली को तैनात कर दिया। क्रो नेस्ट जहाज का वो हिस्सा होता है जहाँ से जहाज के सामने आने वाली हर चीज़ दिखाई देती है और अगर सामने कोई भी परेशानी होती है तो वो तुरंत कैप्टन को उसकी जानकारी दे। उस अंधेरी रात में समुद्र का ठंडा पानी और आसमान में जो तारे मौजूद थे वो शायद इस घटना को देख रहे थे। अचानक 11:39 पर फेडरेक फ्लीट ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे वो आइसबर्ग एकदम से दिखाई पड़ता है और वो समझ गया कि सामने खतरा है। ये देखकर फेडरेक ने 3 बार घंटी बजाई और फिर फ़ोन करके खबर भी दी कि एक बर्फ़ की चट्टान बिल्कुल हमारे सामने है। जैसे ये खबर जहाज के ऑफिसर को मिलती है तो सारे ऑफिसर जहाज को मोड़ने लगते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। टाइटैनिक को राइट मोड़ने की जगह वो लोग लेफ्ट में मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर होने की बजाय उसके और करीब आ गया और 11:40 पर उस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को नीचे वाले हिस्से को चीर के रख दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि इसके अंदर बैठे हर यात्री को एक जोरदार झटका लगा। आइसबर्ग से टकराने का पता पैसेंजर को चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और चारों तरफ एक खौफनाक मंजर नजर आने लगा। इस मंजर में भी कुछ लोग डरे हुए थे क्योंकि उनको यकीन था कि उस मंजर में भी कुछ लोग डरे हुए नहीं थे क्योंकि उनको यकीन था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। अब कैप्टन स्मिथ का ये भ्रम टूट चुका था और आइसबर्ग से टकराने के 20 मिनट बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि रेडियो पर तुरंत हेल्प मांगो ताकि आसपास मौजूद कोई भी जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचा ले। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन अगले 20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और सब लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही देर बाद RMS कारपेथिया नाम का जहाज उनका सिग्नल पकड़ लेता है, लेकिन RMS कारपेथिया टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर था और अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक तक पहुंचने की कोशिश करता तब भी इसे 3.5 घंटे का समय लगता। वहीं आइसबर्ग से टक्कर के बाद टाइटैनिक के नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी भरने लग गया और इस वजह से 3rd क्लास के जो लोग थे जो नीचे बैठे हुए थे वो ऊपर की तरफ भागने लगे। ये सब देखकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस ने कैप्टन को बताया कि जल्दी से लाइफ बोट्स को निकाल दिया जाए क्योंकि जहाज के ये 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़ी देर में पानी डेक के ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन उस टाइम में टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी और इन लाइफ बोट में सिर्फ 65 यात्री ही बैठ सकते थे। एक बोट में 65 यात्री और टाइटैनिक पर 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो सबको तो बचाया जाना इम्पॉसिबल था। और लाइफ बोट में बैठने के लिए वैसे तो पहले लेडीज़ और बच्चों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, लेकिन अफरा तफरी के में और अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने छीना झपटी करना शुरू कर दिया और लाइफ बोट में भी कम थी। इस बात पर काफ़ी सवाल उठे कि कैप्टन स्मिथ ने इतने कम लाइफ बोट को क्यों लोड किया। इतनी खौफनाक रात में भी कुछ म्यूजिशियन म्यूजिक बजाकर लोगों का डर कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने तो इस सच को एक्सेप्ट भी कर लिया कि मरना तो है ही, लेकिन मरेंगे एक दूसरे के साथ ही। वहीं दूसरी तरफ 6 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था और टाइटैनिक के पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा और वो पीछे का हिस्सा ऊपर उठने की वजह से लोग फिसल कर नीचे की तरफ
हड्डियों को जमा देने वाले पानी में गिरने लगे। 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है और 2:40 पर कभी ना डूबने वाला ये टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन जो अपने आगोश में इस समा लेता है। टाइटैनिक के कुछ पैसेंजर को तो लाइफ बोट में बैठाकर बचा लिया गया, पर बाकी बचे 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जान -2 डिग्री टेम्परेचर के पानी ने ले ली। और इन लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि अटलांटिक ओशियन के पानी में जमने से हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई। और टाइटैनिक डूब चुका था, लेकिन लाइफ बोट में बैठे 700 से भी ज़्यादा लोग कड़कड़ाती ठंड में मौत से बचने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर उन लोगों को तो बाद में बचा लिया गया, पर उन 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? यही सवाल बार बार उठाया गया कि ये कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे। इसी का पता लगाने के लिए साल 2010 में रोबोटिक मशीन्स को नीचे भेजा गया और करीब 1.5 लाख फ़ोटो और वीडियो लेने के बाद पता चला कि टाइटैनिक में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी कि टाइटैनिक डूब जाए। इस जहाज़ के डूबने का जो मेन कारण था वो था इसकी स्पीड, जो शुरू से ही बहुत तेज़ थी। और इसी स्पीड की वजह से आइसबर्ग ने टाइटैनिक के नीचे हिस्से को बिल्कुल चीर के रख दिया। दोस्तों आज 112 साल बाद भी टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में करीब 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है। आज तक कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक को नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों ये थी उस कभी ना डूबने वाले टाइटैनिक की कहानी, जिसने अपने पहले सफ़र में ही 1500 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी? इसकी स्पीड या इसको बनाते टाइम कोई गलती हुई हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।